ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे और वर्क की यूनिट्स भी देख लिया था हमने। अब इसके आगे समझनी थी बात। अब कुछ ऐसे केस को देखें जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्राफिकल एनालिसिस भी आपको समझा दिया था कि जो F2S ग्राफ होता है, अगर कांस्टेंट फोर्स है ग्राफ ये होता है, और एरिया अंडर कर्व क्या बता देता है आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो वेरिएबल फोर्स के केस में ग्राफ लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट इवन इन दिस केस जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या बता देगा, वर्क डन, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, जैसे कि हम स्प्रिंग की प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसमें फोर्स लीनियरली डिपेंड करेगा, बट ऐसा सारे केसेस में नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले केस की कि जो साइन ऑफ वर्क है ये भी क्या होता है, जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसमें अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और 90 और 90 से छोटा है, तीनों केस में क्या फ़र्क है। फर्स्ट केस देखिए, इफ़ थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। किसी चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉलर देन 90, ठीक है ना, ये वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है, तो cos थीटा जानते हो आप कि इसकी वैल्यू फॉर एंगल्स लेस देन 90 कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इस केस में वर्क का नेचर कैसा आने जा रहा है, पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, तो वर्क का साइन कैसा आने जा रहा है, पॉजिटिव। बट इफ थीटा एक्सीड्स 90, तो cos थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। वर्क इन दैट केस कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसा कब होगा, ऑब्जेक्ट एक तरफ चल रहा है, ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, क्लियर, लेकिन आप उसको ड्रैगिंग फोर्स पीछे की तरफ दे रहे हैं, आप उसको ड्रैगिंग फोर्स पीछे की तरफ दे रहे हो, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, ये एंगल मोर देन 90। जैसे कोई चीज़ चल एक डायरेक्शन में रही है और आप उसको पीछे पुल कर रहे हो, बट पुल करने के बावजूद भी चीज़ जा कहाँ रही है, आगे, तब वर्डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कार जा रही है और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो कार जा आगे रही है, जिस तरफ हम ब्रेक लगा रहे हैं, कार अगर आगे जा रही है तो ऑब्वियसली ब्रेक इज अ फोर्स अप्लाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, चीज़ चल उसके उल्टे रही, तो अगर हम पूछें कि वर्क डन बाई ब्रेकिंग फोर्स, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और तीसरा केस कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। ऐसा किस केस में होगा, जैसे मान लो आप टेबल पर कोई बुक रखी हुई है और इस बुक को आप स्लाइड करते हैं, इसको पुश करते हैं और चलाते हुए यहाँ तक लाते हैं, ठीक है। बट इस प्रोसेस में हम पूछ लें कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, तो ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है और चीज़ चल कहाँ रही है, एक्स डायरेक्शन, वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब अगली चीज़ आती है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगली चीज़ होती है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स उनको कहा जाता है जिसमें नो पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। ठीक है ना, कंजर्वेटिव नाम ही बता रहा हूँ उसका, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व्ड है, इस केस में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, नो पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। ऐसा कोई फोर्स जिसमें एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने फ्लोर से एक ब्रिक उठाई, इसको 10 मीटर ऊपर रख दिया, ठीक है ना, इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने काम किया, लेकिन क्या एनर्जी वेस्ट हो गई, नो, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के वापस आएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ग्रेविटी किस तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क होता है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ,
ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एक चीज। दूसरी बात, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ और क्लोज लूप, ये हमेशा कितना होता है? 0। ठीक है ना? वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जो होगा ये हमेशा 0 होगा। वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ ये हमेशा 0 आएगा। उसको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म ऐसा लिखते हैं, DW वर्क डन अलोंग क्लोज लूप, दिस इज ऑलवेज 0। और वर्क आपने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट पाथ होता है, एंड वर्क इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओनली क्या वर्क होगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस चीज़ को कहाँ से चला के ले गया आप इस पर डिपेंड नहीं करता। और जो एग्जाम्पल है इसके, उसमें क्या किया जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्सेस है। ठीक है ना? ये सारे फोर्सेस। अब इसमें से जो पर्टिकुलरली ग्रेविटी है, ये हम दिखाते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। ये एक क्वेश्चन है कि शो दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है ना? ग्रेविटी को हम दिखाते हैं। देखिए, आप कह रहे हो कि जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे कि एक से दूसरी जगह तक अलग अलग पाथ से जाएंगे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहले आप सीधा चलाते हुए ऊपर ले जाओ, इसी चीज़ को इतनी हाइट तक हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाएं, तो इस तरह से हम डिफरेंट पाथ चूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसमें आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, वेरी फर्स्ट केस हम देखते हैं कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वेट इज mg, इसको यहाँ से हम h हाइट तक चलाना चाहते हैं। h हाइट है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना चाहते हो। तो ऐसा करने में हमको क्या वर्क करना पड़ेगा? फर्स्ट केस, हम वर्क जानते हैं, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, F इंटू एस, कुछ भी लिखिए। तो जितना वेट है इतना ही फोर्स आप ऊपर लगाओगे, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। तो कितना डिस्टेंस मूव किया, h, वर्क needed to be done is mgh। ठीक है ना? इतना वर्क आपने करना पड़ा। एक केस हुआ। अब क्या करिए कि ऑब्जेक्ट को इतनी ही हाइट पर किसी इंक्लाइंड सरफेस पर ले जाइए। हम लेंगे हाइट इतनी कि ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचा दिया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक, मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, तो हाइट ऑब्वियसली कितनी है, h। ये लेंथ क्या है नहीं पता हमको, बट l और h में कनेक्शन दिख रहा है कि क्या होगा। और ये भी जानते हो आप कि कोई चीज़ जब ऊपर चलती है तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। तो वर्क होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे लगता है तो डेफिनेट है कि इसको ऊपर चलाने के लिए इतना ही फोर्स डिमांडेड होगा। तो एम जी साइन थीटा इतना फोर्स सपोर्ट चाहिए। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, एल। एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम व्हाट इज साइन थीटा, दिस इज एच बाई एल। साइन थीटा हटा दीजिए, दिस इज एच बाई एल इंटू एल, एल कैंसल्ड, ये वैल्यू आ गई एम जी एच की। क्लियर?
तीसरा केस हम देखते हैं। हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह की स्टेप्स से चलाते हुए ले चलें। ऑब्जेक्ट को आप इस तरह की स्टेप से चलाइए और इसी हाइट तक ले आइए। ये मान लो हाइट कि ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ फिनिश करना है, उतनी हाइट तक लेकर के आना है। ठीक है ना। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हम मान लेते हैं कि यहाँ जो वर्टिकल हाइट है, दिस इज h1, दिस इज h2, दिस इज h3, h4, h5 एंड सो ऑन। जो पाथ है हमारा जिगजैग पाथ है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कोई वर्क ग्रेविटी नहीं करेगी, तो जो हॉरिजॉन्टल पाथ दिख रहा हो आप, नो वर्क इज डन। तो इस केस में वर्क लगेगा कितना, आपने चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस किया, वर्क होगा mg(h1), अगली बार mg(h2), सो ऑन। मान लो इस तरह के n पीसेज हैं, जैसे हम उसको इन जनरल hn लिख सिग्मा लग देते हैं। जाएगा। हमने नंबर ऑफ पीसेस की, क्लियर। मान लीजिए कि n पीसेस कर दिए हमने पास की, तो वैल्यू क्या आ गई, mg(hn) तक आ गई। mg करिए कॉमन, h1 प्लस h2 प्लस सो ऑन प्लस hn, और ये सब ऐड कर दिया जाए, ये कितने के बराबर होगा, h। इतना वर्क आपने करना पड़ेगा। तीनों केस में देख रहे हो आपकी जो वर्क डन है वो कैसा है, सेम। हमने इस चीज को वर्टिकली सर ऊपर, हाँ हाँ सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी का वो है। हाँ, बट आपको भी फिलहाल अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा नहीं ना हमने। अभी हम बिना पोटेंशियल एनर्जी को यूज किए इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी होता है अमाउंट ऑफ ऑर्डर, बट विदाउट यूटिलाइजिंग दैट टर्म, जो चीज़ आप कह रहे हो सही है कि एक्चुअली दोनों स्टेट्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, बट फिलहाल वी आर इंटरप्रेटिंग दैट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ओनली। ठीक है, सर तो वर्टिकल का केस भी देख लिया आपने। सर हाँ हाँ बताइए। सर ये तो अपन ने सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया कि मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। हाँ, ये केवल सर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हमें किसी बॉक्स को किसी हाइट तक ले जाना है, तो सर अगर वही बॉक्स को हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से ले जाएंगे तो सर शायद कम एनर्जी लूज होगी, लेकिन उसी बॉक्स को अगर हम स्टेयर से एक एक करके ऊपर ले जाएंगे, ये आवाज प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, ज्यादा एनर्जी हो जाती है। जस्ट मिनट। यस, अब बताइए क्या क्या क्वेश्चन था आपका। सर मैं ये कह रहा था, तो अपन ने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि वर्क जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, सर लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हमें किसी बॉक्स को किसी सर्टेन हाइट तक ले जाना है, हाँ हाँ, ठीक है, सर हाँ हाँ बताइए बताइए। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा, नहीं वीडियो तो आ रहा है। बताइए, वीडियो प्रॉब्लम है कोई। सर ये सर आ रहा है। नो सर, नो सर। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ सर अगर हमें किसी बॉक्स को किसी सर्टेन हाइट तक ले जाना है, हाँ हाँ, तो सर अगर हम उस बॉक्स को किसी इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू ले जाएंगे, तो सर हो सकता है सर मतलब ऐसा लगता है कम एनर्जी लगेगी, और सर स्टेयर्स के थ्रू ले जाएंगे तो सर मतलब आदमी को पसीने आ जाते हैं, ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
Sir, you are not audible. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही? Yes, sir. आ रही है? हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये 10 kg का बॉक्स ये हमने आपको दे दिया कि जस्ट यू हैव टू होल्ड दिस, चलना नहीं है आपको, आपको अपनी जगह खड़े रहना, तो आप थकोगे कि नहीं? या आपने केवल 10 kg का एक बॉक्स पकड़ के खड़े रहना है, कहीं चलना नहीं, तो हम थकेंगे कि नहीं करेंगे? Sir, थकेंगे. थकेंगे सर। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई वर्क किया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तो कोई वर्क हुई, क्योंकि आपको 10 kg की चीज पकड़ के खड़े हो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो ना ग्रेविटी ने वर्क किया, तो फिर हम थक कैसे गए? मतलब वर्क हुआ कहाँ पर है? सब बॉडी तो वर्क कर रही है ना। बात ये है, दैट इज द पॉइंट। भाई आप किसी चीज को जब होल्ड कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, आपकी मसल्स फुल हो रही हैं, कहीं उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगेंस्ट दैट यू हैव टू डू वर्क। तो आप इस चीज को पकड़ के खड़े हो, तो बायोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, दैट्स व्हाई आपको क्या। अब आपका क्वेश्चन है कि हम किसी चीज को सीधे 5 मीटर ऊपर ले जाए, तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा, जबकि उसी को हम स्टेयर्स के थ्रू चलते हुए जाएंगे तो हम ज्यादा थक जाएंगे। ठीक, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट देख रहे हो आप, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में क्या वर्क हुआ ये हम ले नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी। इस ड्यूरेशन में जो वर्क हुआ ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही। जब आप यहाँ से चलते यहाँ पे जाए तो हाइट वाइज डिस्टेंस, देयर इज नो चेंज इन हाइट। लेकिन क्या किसी चीज को आपने 2 मीटर पुश किया तो आपने वर्क तो किया ही, लेकिन वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट थोड़ी की। प्रैक्टिकली ये जो चीज आप देख रहे हो ये होगा, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे वो इस केस में, इस केस में और इस केस में सेम आएगा। प्रैक्टिकली जब आप बात करते हो तो फ्रिक्शन भी है और आपकी बॉडी के अंदर की बायोलॉजिकल एक्शन भी जुड़ी, जो कि इसमें काउंटेड नहीं। इसमें हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं, उस वर्क की बात कर रहे हैं जो कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। मेरा बात इसलिए वो डिफरेंस है। ठीक, अब ये जो आपने लेटर वाला पाथ देखा, हम अगर एक रैंडम पाथ आपको दे दें, आप उसको इस तरह के पाथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम एक इस तरह का पाथ आपको दे देते, चलिए कोई पाथ इस तरह का है, ऐसा पाथ, ठीक है ना, इससे वर्डन हमने पूछा कि आप बॉक्स को आपने उठाया यहाँ से और इस बॉक्स को उठा करके आपको इस हाइट पर ले जाना है, यहाँ पे वर्डन पूछेगा। अगेन क्या होगा, इस पाथ को आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दोगे, इन स्टेप्स में आप इसको स्प्लिट कर देंगे एंड इट विल बिकम द सेम प्रॉब्लम। क्लियर है? इसको आप जैसे स्प्लिट करोगे ये उस सेम प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो 4 केसेस आपको बताए ये कंफर्म करते हैं ये आपने वर्क निकाला, ये आपने वर्क निकाला। आपका कंक्लूजन इस चारों केसेस का कंक्लूजन यही इस है। चारों केसेस का यही है। आपका कंक्लूजन Sir, ये है आपका कि जो conclusion वर्क ये है कि जो वर्क Sir, डन था इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल ठीक है, वर्क जो आपने ग्रेविटेशनल वर्क जो आपने निकाला, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क निकाला इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और ये कंफर्म करता और है ये कंफर्म जो करता है ग्रेविटी है कि जो और ग्रेविटी है ग्रेविटेशनल और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स excuse me, sir. इज कंजर्वेटिव। इज कंजर्वेटिव। ये कंफर्म कर रहा है कि ये कंफर्म कर रहा है कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो वर्क पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बट आपने एक पॉइंट लिखा उसमें कि जो वर्क डन है
along closed loop ये जीरो होता है। ये कैसे होता है समझिए। ये कैसे होता है समझिए। आप किसी पॉइंट से ए आप से किसी बी तक जा रहे हो ए से बी तक जा रहे हो along this path along ACB, this path ACB, और फिर आप किसी दूसरे पाथ फिर से आप किसी दूसरे पाथ से अब तो नहीं हो रहा है। No, sir. तो सर ठीक है, तो क्या होगा कि आपने पढ़ा इसमें कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप ए टू बी गए बाई एनी पाथ, ए सी बी पर जो वर्क आएगा यही वर्क आएगा ए डी बी पर। आप चाहे इस पाथ से जाइए चाहे इस पाथ से, दोनों के लिए वर्क कैसे आएंगे बराबर। और अगर ए से बी तक जाने का वर्क कर रहे हो तो बी टू ए आने का वर्क कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर हम वर्क डन अलॉन्ग बी डी ए निकालते हैं, बी से वापस आए तो वर्क करने के बजाय वर्क रिलीज होगा, इसका मतलब ये बराबर होगा माइनस डब्ल्यू ए डी बी के। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो हम वर्क निकालते हैं, जैसे ए टू बी वर्क निकालते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, डी डब्ल्यू ए टू बी। अब अगर आप पाथ ए सी बी से जा रहे हो तो इंटीग्रेशन में पाथ क्या लिख दिया जाता है, ए सी बी। लेकिन क्योंकि वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है तो आप ए सी बी लिखो या ए डी बी वर्क लिखो। बट आप इंटीग्रेशन में जानते हो इफ लिमिट्स आर एक्सचेंज व्हाट हैपेंस, आप लिमिट ए टू बी के बजाय बी टू ए करोगे तो क्या आता है, बाहर एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना, बाहर एक नेगेटिव साइन आता है। अगर हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स को चेंज करते हैं, जब हमने आपसे पूछा कि वर्क डन अलॉन्ग क्लोज लूप निकालिए, तो ए टू बी पहले हम वाया पाथ सी यहाँ पहुंचे और फिर वाया पाथ बी वापस आए। इसको लिखा कैसे जाएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेटेड अलॉन्ग क्लोज लूप, इसको लिखा जाएगा ए सी बी प्लस वर्क डन अलॉन्ग पाथ बी डी ए। पहले आप ए से बी पर गए फिर बी से ए पर वापस आए, तो ए सी बी का पार्ट तो ठीक है, ए सी बी का पार्ट ठीक है, आप ए टू बी गए और ये बी से ए पर वापस आ रहे हैं। इफ बी एक्सचेंज द लिमिट, बी डी ए के बजाय इसको ए डी बी करें, यहाँ बाहर क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन में किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 3 तक, हम कहें नहीं 3 to 1 करिए तो एक नेगेटिव साइन का फर्क आ जाता है और ये दोनों टर्म बराबर है, आंसर क्या आ गया, 0। तो वर्क डन अलॉन्ग क्लोज लूप ये 0 होता है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, और ये आप ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक तीनों जगह नोट करें। ठीक है, ये बात तीनों जगह होगी। अब अगली चीज आती है इसमें, पावर क्या हो, व्हाट इज पावर। पावर होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं पावर। 1 सेकंड में कितना काम किया, तो पावर का मतलब होता है कितना काम किया गया, कितने टाइम में किया गया, ये होती है पावर। अब वर्क करोगे आप किसमें, जूल्स में, टाइम होगा सेकंड्स में, पावर किसमें दी जाएगी, वाट। इसका मतलब कि जो 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। उसी का जो हम सीरीज काउंटर पार्ट देखेंगे तो वो क्या किसमें दिया जाएगा, हार्स पर सेकंड। लेकिन इस यूनिट का कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। वाट जो है वो ऐसा यूनिट है और उससे बड़ी यूनिट क्या यूज होती है, किलोवाट। किलोवाट यूज होती है। तो 1 किलोवाट जो होता है वो बराबर होता है 1000 वाट। 1000 watts. 1000 वाट के बराबर, ठीक है ना। लेकिन इसके जो सीरीज काउंटर पार्ट है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं। इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी को जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसा लिखते हैं कि कितना वर्क हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में डेल्टा डब्ल्यू,
कितना टाइम हमने लिया, डेल्टा टी, और इसको क्या कहा जाता है, पावर। क्लियर। अब अगर ये टाइम एक्सट्रीमली स्मॉल है तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। आपने अगर क्या किया है कि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, इस पर लिमिट लगा दी कि जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा होना चाहिए, तब ये जो टर्म आप लिख रहे हो इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या पावर दी। जैसे कोई इंजन है, आपकी कार का इंजन है, कार चली जा रही है, कार का इंजन उसको लगातार एक से पावर डिलीवर नहीं करता, क्योंकि आप गाड़ी की स्पीड भी बदल रहे हो, कार का इंजन जो उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है दैट आल्सो गोस ऑन चेंजिंग, फिक्स नहीं रहता वो। ये टर्म जो होता है ये बताता है इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। और इसी को कैलकुलस में कहा जाता है, इस पूरे टर्म को, दिस इज डी डब्ल्यू बाई टी, मतलब वर्क का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर। बट ये जानते हो आप कि वर्क जो होगा वो कैसे दिया जाएगा। ये हम जानते हैं कि एफ डॉट एस के बराबर, हम जब पावर निकाल रहे हैं, पावर होती है डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस। क्लियर। इसमें से इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर ले आए, ये क्या बचा, डी एस बाई डी टी। ये चीज क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये कहलाता है पावर, एंड कैन बी स्प्लिटेड लाइक दिस, एफ वी कॉस। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल दिया हुआ, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, ये क्या बता देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड। ठीक है ना। जैसे उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कोई कार किसी रोड पे चली जाए, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट फोर्स लगा के ड्रैग कर, और ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज ड्रैग्ड बाय यूजिंग कांस्टेंट फोर्स f विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी। ठीक है। हमसे पूछा गया है पावर डिलीवर्ड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पावर डिलीवर्ड किया, एफ और वी के बीच का एंगल कितना है, 0 0 है। कितना होता है, 1, एफ इंटू वी, ये पावर आती है। ठीक। मान लो यही सवाल हमने ऐसा पूछा होता, किसी रोड पर एक कार जा रही है, इस सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ। मान लो कि एक कार जा रही है, ठीक है, तो कार और रोड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, कार इज फिक्स वेलोसिटी,